सुमित कुछ उदास सा अपने दोस्तों के साथ बैठा था। कॉलेज में आज उसका प्रैक्टिकल था तो ज़्यादा टेंशन नहीं थी। सब खुश थे सुमित को छोड़कर। विशाल देखने कैसे उदास बैठा हुआ है, जैसे प्रैक्टिकल में सबसे ज़्यादा कठिन सवाल इससे ही पूछा गया हो। सोनम मजाक के अंदाज में बोली और तीनों हंसने लगे। विशाल, सोनम और ज्योति चारों एक ही क्लास में एक अच्छे दोस्त थे और सुख दुख की बातें कर लिया करते थे। पर सुमित को हंसता हुआ ना देखकर सबने सोचा कुछ और ही मैटर है। तीनों ने जानने की कोशिश की पर सुमित ने कुछ नहीं बताया। प्रैक्टिकल बहुत आसान ही रहा और सब खुश होकर प्रैक्टिकल रूम से निकले। पर सुमित के चेहरे का उड़ा हुआ रंग देखकर सोनम से रहा नहीं गया और उसने सुमित से कसम चढ़ाकर पूछा। सोनम सुमित से ज़्यादा क्लोज थी तो सुमित ने सभी को अपने दुख का कारण बताने का निश्चय किया और प्रोग्राम फिक्स हुआ विशाल के किराए के रूम पर मिलने का। चूँकि सेमेस्टर ख़त्म हो चुके थे तो कॉलेज की छुट्टियां 5 दिन की हो चुकी थी और सभी ने घर में झूठ बोलकर कल कॉलेज में जाना है ऐसा सभी ने अपने अपने घर पर बोल दिया। विशाल ने आज उसके कमरे पर सभी दोस्त इकट्ठा होंगे तो कुछ नमकीन के पैकेट कुछ ठंडा लेकर रख लिया। विशाल अपने गांव से शहर आया था पढ़ने, इसलिए उसने रूम ले रखा था। थोड़ी देर बाद एक एक करके सभी आ गए पर सुमित अभी भी नहीं आया था। सभी आपस में बात करने लगे, यार ये अभी तक क्यों नहीं आया। सभी को बुलाकर वो खुद नहीं आया, ये तो गलत बात है। सोनम ने उसे फ़ोन किया पर फ़ोन स्विच ऑफ था। तीनों चिंता करने लगे, आखिर बात क्या हुई। फ़ोन भी नहीं लग रहा और वो कल बहुत परेशान भी था, क्यों ना उसके घर जाकर देखा जाए। अचानक ही विशाल के रूम का दरवाज़ा खुला और सुमित को देखकर सब खुश हो गए। यार पागल है क्या, हम लोगों को यहाँ बैठाकर तू इतनी लेट आ रहा है और तेरा फ़ोन भी नहीं लग रहा। सोनम डांटते हुए सुमित से बोली। सुमित दुखी होकर बोला सॉरी यार, और सुमित को फिर दुखी देखकर सब चुप हो गए। तो ज्योति बोली चुप कर सोनम, कम से कम उसकी प्रॉब्लम तो सुन ले। और फिर सभी सुमित के बोलने का इंतज़ार करने लगे। तो सुमित ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोला, मेरे पापा की तबीयत बहुत ख़राब है और परसों उन्होंने मुझे एक लेटर दिया। ये लेटर मेरे दादाजी का था जो उन्होंने मेरे पापा को लिखा। उस लेटर में लिखा था और वो लेटर सोनम को सुमित ने देकर कहा, ये लो तुम सभी को पढ़कर सुनाओ। और सोनम उस पत्र को पढ़ने लगी। पत्र में ये लिखा था, देखो बेटा, मेरे पिताजी यानी तुम्हारे दादाजी एक बहुत बड़े व्यापारी थे। वो व्यापार करते थे और उनका आना जाना पुराने और बड़े नगरों में होता रहता था। वे एक बार रेगिस्तान से होते हुए अपने साथियों के साथ आ रहे थे तो उन पर कुछ डाकुओं ने हमला कर दिया। उनके सभी साथी डाकुओं द्वारा मारे गए। तुम्हारे दादाजी से वे कुछ पूछ रहे थे। किसी तरह उन डाकुओं से भागते हुए वे घर पहुंच गए, पर फिर भी वे डाकू हमारे घर आ गए और उन्हें उठाकर ले गए। हम लोग कुछ भी नहीं कर पाए, पर वे मुझे गले में पड़े हुए ताबीज़ की तरफ इशारा कर रहे थे, जैसे बोलना चाह रहे हो कि इस ताबीज़ में ही डाकुओं के सवाल का जवाब है। फिर एक दिन बाद पता चला कि तुम्हारे दादाजी को उन डाकुओं ने मार डाला और दफन कर दिया और हम सभी उस शहर से चले आए जान बचाकर, क्योंकि वे डाकू फिर हम सब के पीछे पड़ गए थे। पता नहीं क्या जानते थे तुम्हारे दादाजी, क्यों अपनी जान दे दी। तुम्हारे दादा की मिट्टी को गंगा में प्रवाहित कर दो तो उन्हें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। बस उन्हें जहाँ दफन किया गया था उसका नक्शा इसी पत्र में पीछे बना हुआ था। चारों ही उस पत्र को पढ़कर आश्चर्य में पड़ चुके थे और उन्होंने सुमित के पापा से मिलने का निर्णय लिया। सभी दूसरे दिन किसी बहाने से सुमित के घर इकट्ठा हुए और सुमित के पिताजी बिस्तर पर लेटे थे। उन्होंने सभी से मुलाकात की और फिर सुमित ने उनके पत्र के बारे में बताया कि वो दादाजी का पत्र मैं सभी दोस्तों को सुना चुका हूँ। ये मेरे दुख दर्द के साथी हैं, मैंने इनसे कोई बात छुपाई नहीं है अब तक। ये बात सुनकर सुमित के पिताजी कहते हैं, तुम ये पत्र जब सभी को बता चुके हो तो मुझ इसमें कोई ऐतराज़ नहीं, और मैं तुम सभी से ये बात कहना चाहता हूँ कि मैं ये काम कभी नहीं चाहता, पर मेरे होते हुए ये हो जाए तो अच्छा ही है, क्योंकि मैं चैन से कभी जी नहीं पाया तो चैन से मर तो सकता हूँ। वो मुझे हर रोज़ सपने में आते हैं, उन्हें मुक्ति चाहिए। अगर मेरे होते हुए ये नहीं हुआ
तो शायद सुमित भी चैन से नहीं जी पाएगा। मैं ये नहीं कहता कि तुम इन्हें इस काम के लिए ले जाना, पर तुम अब जल्दी करो, मेरे पास समय कम है। आओ, ये कोई कठिन काम नहीं, बस मेरी बताई हुई जगह पर पहुंचकर उनकी देह का जो भी हिस्सा बचा हो उसे लेकर आ जाना। अगले दिन सभी ने कॉलेज की तरफ से एक टूर का बताकर जाने का फैसला किया। सब तैयार थे वहां जाने वाली बस में जाने के लिए और सभी बस स्टैंड पर इकट्ठा हुए। तभी वहां सुमित के चाचा आ गए, जो सुमित के साथ मित्रवत ही रहते थे और सभी के साथ जाने की जिद करने लगे। उनका सामान भी तैयार था। सभी मित्र उन्हें और उनके व्यवहार को अच्छी तरह से जानते थे, तो उन्हें उनसे कोई परेशानी न होती और सभी ने उन्हें ले जाने की हामी भर दी। पांचों तैयार थे, एक यात्रा, एक मकसद, पर जिसे उन्हें हर हाल में पूरा करना था। बस आ गई और सभी उसमें बैठ गए। मस्ती करते हुए कुछ बातें हुई, किस तरह से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, और उन्हें करीब 4 घंटे हो गए। सुमित ने सभी से कहा, यही वो जगह है, सब लोग यही उतरते हैं। ये जगह एक छोटा सा कस्बा थी और यहाँ सुमित के चाचा ने अपना पुराना परिचय देकर रहने के लिए 2 कमरों की व्यवस्था कर ली। दोनों लड़कियाँ अलग कमरे में और चाचा के साथ दोनों दोस्त अलग कमरे में रुके, कुछ आराम किया और करीब 4 बजे ही पिताजी के बताए हुए स्थान को ढूंढने निकल गए। सभी के पास उनके सामान के बैग थे और एक तांगे पर बैठकर उनकी पुरानी बताई हुई जगह पहुंच गए। उन्हें ढूंढना था खजूर के पेड़ जो एक दूसरे के साथ ही जुड़े हुए थे। सभी तांगे से उतरकर तांगे वाले से कुछ पता कर तांगे वाले बुजुर्ग सज्जन के बताए हुए उस खंडर हवेली की तरफ बढ़ने लगे। आगे चलते हुए सोनम काफ़ी डरने लगी और अपने घर वापस जाने की जिद करने लगी। वो बार बार कह रही थी, मुझे डर लग रहा है, मुझे वापस जाना है। ज्योति के बहुत समझाने और सुमित की मित्रता का वास्ता देकर जब सोनम की कुछ हिम्मत बन गई, ज्योति उसे समझाती रही कि बस हम अपने ठिकाने पर पहुंच ही गए हैं, जैसे ही उनकी अस्थियां हमें मिल जाएंगी हम यहाँ से निकल जाएंगे। सब चलते जा रहे थे। शाम का समय बीतता जा रहा था। लगभग शाम के 7 बज चुके थे। सभी थकान की वजह से चल पाने में असमर्थ हो रहे थे। अचानक ही सुमित के चाचा ने दूर से इशारा करते हुए बताया कि शायद उस पहाड़ी के पीछे ही हमें अपना ठिकाना मिल जाएगा। सभी मित्रों में जैसे जान ही आ गई और उनके पैरों की रफ्तार बढ़ गई। सभी ने जैसे तैसे पहाड़ी को पार किया। 8 बजे के आसपास का समय हो चुका था। सभी ने अपने अपने मोबाइल की टॉर्च चालू कर ली और आगे बढ़ने लगे। अचानक ही उन्हें एक छोटा सा हवेली नुमा घर दिखाई दिया और उसके पीछे ही खजूर के 2 पेड़ एक साथ लगे हुए दिखाई दिए। सभी जैसे खुश हो गए थे और उन्होंने उस पेड़ को देखकर गहरी सांस ली। सोनम और ज्योति भी काफ़ी खुश हो गई थी। उनकी खुशी का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता था कि पेड़ को देखकर वे सारी थकान मिटा चुकी थी। फिर चाचा ने उन्हें बताया कि हम चाहे तो इसे अभी खोद कर देख सकते हैं, मगर मुझे लग रहा है कि हमें कल सुबह का इंतज़ार करना चाहिए। आज रात हमें यहीं निकाल लेना चाहिए, क्योंकि रात में हमें परेशानी भी होगी और लड़कियों को डर भी लग सकता है। अतः सुमित और विशाल ने चाचा की बात रखने का फैसला किया। सभी ने उस खंडर में रात गुजारने का निर्णय किया। कुछ जागते कुछ सोते सभी ने रात निकाल ली और फिर सुबह 5 बजे ही खोदने में लग गए। उस खजूर के पेड़ के नीचे सभी ने मदद की खुदाई करने में, और कुछ देर बाद एक कंकाल जो हड्डियों से लगभग गला हुआ था, उसकी पीसी हुई हड्डियां बता रही थी कि यह कंकाल काफ़ी पुराना है। उस कंकाल को देखकर सुमित और चाचा दोनों रोने लगे। सभी ने उन्हें सांत्वना दी। उस कंकाल के गले में एक लॉकेट पड़ा हुआ था जो सोने का था। सभी ने अस्थियों को एक डिब्बे में इकट्ठा किया। सब खुश थे और जाने की तैयारी करने लगे थे। सब अपनी पैकिंग करने चलने लगे और कुछ देर बाद एक रिक्शे से चलते हुए उन्होंने एक ढाबे पर खाना खाया। जब सभी टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे, चाचा उस लॉकेट को देख रहे थे। तभी सुमित ने वो लॉकेट चाचा जी से ले लिया और सोनम सुमित से वो लॉकेट ले रही थी। सुमित ने उससे मना किया और सोनम सुमित से उसे छीनने लगी। इसी बीच छीना झपटी में वो लॉकेट खुल गया और उस लॉकेट के अंदर से निकला एक लेटर जो भोजपत्र पर लिखा गया था।
सभी उसे देखकर शांत रह गए और अचंभित होते हुए बोले, ये क्या है? शायद ये वो तो नहीं जिसे डाकू लेना चाहते थे, दादाजी से। सब ढाबे से किसी को कुछ शक न होते हुए निकल आए और एक पेड़ के नीचे उस पत्र को पढ़ने लगे। उस पत्र में ये लिखा था, एक वीरान और अजीब से दिखने वाले पुराने किले पर दौड़ते हुए मैं पहुंच गया। इस किले पर मुझे कुछ भी खाने को नहीं मिला और एक अजीब सा जानवर मेरे पीछे लग गया। ये जानवर ऐसा था जिसके 4 पैर थे और एक पूंछ थी। उसके बहुत बड़े बाल थे सारे शरीर पर और उसकी शक्ल कुछ कुछ लंगूर जैसी दिखती थी। मैंने उस जानवर से भागते हुए एक तहखाने में शरण ली और फिर भी वो पीछे ही पड़ा रहा, तो मैं कई दरवाज़ों से होते हुए एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां बेशुमार दौलत थी। स्वर्ण की मूर्ति और बेशुमार रत्न उसमें मौजूद थे। फिर मैं रास्ता भटक गया और करीब 3 दिन बाद भूखे प्यासे उस किले से बाहर निकल आया। घर आकर वो सारा नक्शा कि किस किस तरह मैं निकाल कर आया एक कागज़ में बना लिया। किसी को इस नक्शे की खबर नहीं थी, पर मैंने ये बात अपने एक मित्र को बताई थी। सभी उस पत्र को पढ़कर दंग रह गए। चाचा तभी चौंकते हुए बोले, तभी पिताजी के पीछे पड़ गए थे वे डाकू और उनसे कुछ पूछ रहे थे। शायद उन्हें पता चल गया था। पापा उस बेशकीमती खजाने तक जाने और वापस आने का रास्ता जानते थे। सब लोग शांति रहे। अब वे उस पत्र को जिसके पीछे उस खजाने का रास्ता और उससे बाहर निकलने का रास्ता बना हुआ था, बहुत संभाल कर रख लिए। सोनम ने उसे देखने की जिद की, पर सुमित ने उसे डांट दिया ये कहकर कि मजाक मत समझो इसे, और घर वापस रवाना हो गए। उन्हें जल्दी ही घर वापसी के लिए बस मिल गई। दादाजी की अस्थियां रखे हुए सुमित कुछ सोच रहा था और सोनम ने उसके कंधे पर हाथ रखा। सभी अपने मन के विचारों को मथ रहे थे और बिना अपने विचारों को व्यक्त हुए घर पहुंच गए। शाम को सभी इकट्ठे हुए और सुमित ने अपने पापा को उनके दादाजी की अस्थियां सौंप दी। सुमित के पापा को एक शांति मिली और फिर सभी अपने अपने घर सुमित से अलविदा हुए। सुबह हो चुकी थी और सुमित के पापा हरिद्वार जाने की तैयारी कर रहे थे। वे सुबह चाय पर सभी से बोल चुके थे कि सब जल्दी ही हरिद्वार जाने के लिए तैयार हो जाओ। आज ही सबको हरिद्वार निकलना है और अगले दिन सभी ने हरिद्वार जाकर अस्थियां विसर्जित कर दी। सुमित के पापा और चाचा ने साथ में अस्थियां विसर्जित की। जब सारा परिवार हरिद्वार से लौटा तो उनके चेहरे के रंग उड़ गए। सुमित के घर चोरी हो चुकी थी और सारा सामान अस्त व्यस्त था, लेकिन घर में चोर कोई सामान नहीं ले गए। सुमित की माँ और पापा ने सब सामान चेक किया, पर सब सामान उपस्थित था। सुमित के पापा ने पुलिस को फ़ोन नहीं किया, पर ऐसा कौन सा चोर है जो कुछ चुराए बिना ही चला गया। सुमित और उसके चाचा दोनों ही परेशान थे, ये सोचकर कि आखिर ये कौन था। क्या ये खजाने का नक्शा लेने आया था, पर उसे इसके बारे में कैसे पता चला, या ये दोनों को वहम है। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। कॉलेज की छुट्टियां ख़त्म हो चुकी थी और सुमित के वे सभी दोस्त सुमित से मिले जो उसके साथ दादाजी की अस्थियां लेने गए थे। किसी ने भी इस बात की चर्चा किसी से नहीं की और सभी एक पेड़ के नीचे एकांत में आकर बातें करने लगे। सोनम ने सबसे पहले उस खजाने को देखने की इच्छा प्रकट की और सुमित से जिद की, पर सुमित ने सोनम को डांटते हुए कहा, तुम पागल हो क्या? ये बहुत खतरनाक काम है। मैं नहीं चाहता कि तुम लोग इसके बारे में भी सोचो। इस चैप्टर को यहीं ख़त्म कर दो और भूल जाओ। कुछ दिन बाद विशाल और सोनम एक दूसरे से मिले और फिर उनके बीच बातें होने लगी। बातों का जरिया था उस खजाने का पता लगाना। दोनों सुमित के चाचा जी के पास गए और उन्हें इस बात के लिए राजी कर लिया कि वो उस खजाने को खोजने में उनकी मदद करेंगे। अब सभी सुमित को मनाने में लग गए। सुमित इस शर्त पर मान गया कि अगर खतरा दिखाई दिया तो वो लोग वापस आ जाएंगे और उस खजाने को भूल जाएंगे, और फिर प्लान बना। पर एक समस्या और थी कि वो नक्शा चाचा जी से कैसे लिया जाए। विशाल ने सोचा कि चाचा जी से वो नक्शा देखने की जिद की और फिर चाचा समझ गए कि कुछ प्लान बनाया जा रहा है। चाचा भी अब जिद करने लगे और फिर वही टीम इकट्ठा हुई, पर इसमें ज्योति के पापा उसे कहीं भी भेजने को तैयार नहीं हुए। सब ने कॉलेज के हाल ही में हुए सेमेस्टर की वजह से कॉलेज जाना जरूरी नहीं समझा और अपने अपने बैग तैयार कर जाने को तैयार हुए। उन्हें अब ट्रेन से रास्ता तय करना था और यह रास्ता जाता था मालेगांव की पहाड़ी की तरफ।
सभी लोग इकट्ठा हुए अगले दिन ट्रेन के इंतज़ार में, और सुमित ने सभी के ट्रेन के टिकट ले लिए थे। विशाल, सोनम, चाचा जी, सुमित सभी एक जगह इकट्ठा हुए और सभी के मन में काफ़ी उत्सुकता थी। सभी डर भी रहे थे कि शायद वो लौटकर आएंगे भी या नहीं। अगर कहीं कुछ हो गया तो। सभी के मन ये उथल पुथल चल रही थी और उसके साथ चल रहा था लालच का चक्कर। अगर सोना मिला तो क्या करेंगे, उसका कहीं हम सभी उस गुफा से निकल ही ना पाए तो। आज सोनम के दिमाग में भी क्या चल रहा था किसी को नहीं पता। ट्रेन आ गई और सब ट्रेन में चढ़ गए। चारों के साथ चढ़ने वालों में दो व्यक्ति और थे। वो थे सोनम के चाचा और उनके साथ उनका दोस्त, शहर का सबसे बड़ा गुंडा रज्जन। सभी एक दूसरे को देख रहे थे और सोनम ने आंखें नीचे झुका ली थी। हम भी चलेंगे उस खजाने को लेने, रज्जन क्रूर हंसी के साथ बोला। कभी सोचा नहीं था कि सोनम इस कदर लालची हो जाएगी कि खजाने का लालच से उसने वो राज अपने चाचा को बता दिया था। आखिर ऐसा क्यों किया गया, या फिर कोई और बात थी। सभी सोनम के बारे में जानना चाह रहे थे। अब कोई उससे बात करने को राजी नहीं था और सब एक दूसरे को देखते रहे। 7-8 घंटे के बाद सुमित ने एकांत में सोनम से बात करने की कोशिश की। तुमने ऐसा क्यों किया सोनम? मैं तुम पर अपने आप से ज़्यादा भरोसा करता था। और सोनम कुछ बताए बिना ही अपने चाचा के पास चली गई। 9 घंटे के सफ़र के बाद आखिर वो जगह आ गई। सब उतर गए और नक्शे के हिसाब से उन्हें अब एक पहाड़ी पर चलना था। सभी ने पैसे इकट्ठे करके एक जीप किराए पर ली और सब उस पहाड़ी पर कुछ देर बाद पहुंच गए। जीप को रवाना करके वे पैदल चलने लगे और फिर अचानक ही सोनम के चाचा का पैर फिसल गया। वो गिरे और एक चट्टान पर लटक गए और रजन ने काफ़ी मदद की, पर वो भी उन्हें नहीं बचा पाया। सोनम रोने लगी और सुमित ने उसके आंसू ना देखते हुए चाचा जी को बचाने में मदद की। विशाल और सुमित एक चाचा जी ने काफ़ी मशक्क़त के बाद आखिर सोनम के चाचा को बचा लिया। सोनम ने सुमित को धन्यवाद कहा, पर सुमित उससे नाराज़ होने के कारण उससे नहीं बोला। सोनम को ये सब बुरा लगा और वो सुमित से ज़्यादा नाराज़ नहीं रह सकी। अकेले का फ़ायदा उठाकर उसने सारी बात बताई। मैं तुम्हें नाराज़ नहीं देख सकती। अगर तुम्हें लगता है मैं गलत हूँ तो सुनो। तुम्हारे दादाजी और मेरे दादाजी दोनों दोस्त थे और उन्होंने ही पापा को ये बात बताई थी कि तुम्हारे दादाजी किस तरह से उस खजाने को देखकर निकल आए, और वो बात पापा ध्यान में रखे रहे। उन्होंने आपके पापा और तुम्हारा पता लगाया और फिर मुझे इस षड्यंत्र में धमकाकर शामिल कर लिया। मैं तुमसे मिली, पर धीरे धीरे मुझे तुमसे प्यार हो गया। फिर पापा ने तुम्हें मारने की धमकी दी। वो मुझे आने भी नहीं दे रहे थे, पर तुम्हारी खातिर ही मैं यहाँ आई हूँ। वो बहुत ख़तरनाक है। कह रहे थे वो नक्शा लेकर मार डालो सबको, पर मेरे कहने पर ही वो माने हैं कि आपको सोना चाहिए तो आप ऐसा वैसा कुछ नहीं करेंगे। तुम्हें रज्जन से सावधान रहना है बस। और सुमित ने सोनम को गले लगा दिया, पर उसकी बात पर पूरा भरोसा नहीं किया। जब सोनम और सुमित साथ साथ आ रहे थे तो उन्हें देखकर विशाल और सुमित के चाचा जी गुस्से में सुमित को देखने लगे। सभी उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ ही रहे थे। शाम का समय हो गया था। तभी उनके पीछे एक बहुत बड़े बड़े बालों वाला जानवर पीछे पड़ गया। उसकी गुर्राहट सुनकर सबके पसीने छूट गए। सब भागे और एक पुराने किले से दिखने वाले खंडहर में घुस गए। पर यह क्या, सोनम उन्हें कहीं दिखाई नहीं दी। सुमित के चाचा भी कहाँ गए? 4 ही लोग बचे। तभी सोनम की आवाज़ आई, बचाओ। सोनम को वो जानवर मुंह फाड़े देख रहा था और वो एक पत्थर की आड़ में छुप गई। सोनम रोने लगी। तभी अचानक पीछे से सुमित ने उसका ध्यान भटकाया और वो सुमित के पीछे भागा। सोनम सबके साथ आकर मिल गई और सुमित भी जैसे तैसे सबके साथ आकर मिल गया। और चाचा जी ने सबको आवाज़ दी, मैं आगे हूँ, जल्दी आओ, इधर देखो ये क्या है। सभी जल्दी जल्दी आए और चाचा जी ने नक्शा दिखाया। देखो ये त्रिशूल के जैसे दिखने वाले निशान हम पहले पड़ाव पर कर चुके हैं। नक्शे के हिसाब से उन्हें निशान और ढूंढना था। कुछ दूर चलने पर उन्हें ऐसे 2 निशान मिले जो 2 रास्तों पर जाते थे। अब हम लोगों को 2 भागों में बंट जाना चाहिए। हो सकता है एक गलत रास्ता हो और एक सही, पर इसमें कौन सा सही है ये नहीं पता। सर्वसम्मति से 2 पार्टी बनी, सुमित, सोनम और सोनम के चाचा, और दूसरी पार्टी विशाल, रजन और सुमित के चाचा। नक्शे की नकल कर ली गई
और दोनों पार्टियां अपने अपने रास्ते पर चलने लगी। कुछ देर बाद एक चमकदार सोनम के बालों में गिरी और वो जोर से चिल्लाई। रोते हुए सोनम के बालों में उलझी हुई चमकदार को सुमित ने हटाया। इधर दूसरी टीम के पीछे फिर से वो लंगूर जैसा दिखने वाला जानवर पीछे भागा। सभी भागे पर रजन उसके चंगुल में आ गया। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, उस जानवर ने रजन के सीने में अपने नाखून घुसा दिए और उसका सीना किसी कपड़े की तरह फाड़ डाला। लहू की पिचकारी बह निकली। सुमित के चाचा और विशाल ये देखकर भागे और भागते ही गए। वो रोते जा रहे थे और डर इस कदर था जैसे अब बच पाना ही मुश्किल है उस दानव से। सुमित के चाचा जी और विशाल दोनों खो गए। एक दूसरे को आवाज़ देना भी मुश्किल हो गया। किसी की आवाज़ सुनाई ही नहीं दे रही थी। तो दोस्तों, ये था कहानी का पहला भाग। आज की ये कहानी थोड़ी लंबी है, इसलिए इस कहानी का अगला भाग मैं आपको अगली वीडियो में सुनाऊंगा। तब तक इस कहानी को सुनें और अगली कहानी का वेट करें। धन्यवाद।